दोस्तों, लगभग आज से 1500 साल पहले भारत को दुनिया में ज्ञान के प्रसार के लिए जाना जाता था। क्या आपके मन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उस समय का भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आखिर कैसा था? लगभग 1500 साल पहले बहुत सारे शिक्षार्थी सारी दुनिया से नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इनमें से बहुत सारे यात्रियों ने अपने डिटेल्ड संस्मरण भी लिखे। इन्हीं में से एक विद्यार्थी थे ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक बौद्ध भिक्षु थे जो 7वीं सदी में भारत की यात्रा पर निकले। ह्वेनसांग ने बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस और यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। आज हम ह्वेनसांग के संस्मरणों से ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय का भारत कैसा था। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का नाम। ह्वेनसांग लिखते हैं कि वैसे तो भारत के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन चाइना में इसे इंतु के नाम से जाना जाता है। इंतु का अर्थ होता है चंद्रमा। ये नाम बहुत ही सार्थक है और ह्वेनसांग लिखते हैं कि ये नाम इसलिए सार्थक है क्योंकि सारी दुनिया जबकि अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है, ऐसी रात्रि में भारत ही वो देश है जो ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। इसलिए इंतु एक सार्थक नाम है। भारत की ऋतुएं। ह्वेनसांग लिखते हैं कि भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं: ग्रीष्म, वर्षा, बसंत, हेमंत, शरद और शिशिर। ह्वेनसांग कहते हैं कि गौतम बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार सिर्फ 3 ऋतुओं को ही मान्यता मिली हुई है: गर्मी, बरसात और सर्दी। अगर काल विभाजन की बात की जाए तो क्षण काल की सबसे छोटी इकाई होती है और लगभग 6 काल का एक दिन होता है। कि काल भी एक इकाई है जो लगभग 4 घंटे की होती है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 15 दिनों का एक पक्ष होता है। महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। 6 महीने का एक अयन होता है। जब सूर्य उत्तर के गोलार्ध की तरफ होता है उसे उत्तरायण कहते हैं, जब यह दक्षिण की तरफ होता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। और एक साल 12 महीनों का होता है। इस प्रकार से पूरे भारत में काल का विभाजन किया जाता है। नगरों और गांवों का प्रबंधन। ह्वेनसांग लिखते हैं कि हर एक नगर और गांव का एक मुख्य द्वार होता है जो काफी ऊंचा होता है। गांव और नगरों के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। सड़कें चौड़ी हैं लेकिन भूल भुलैया जैसी हैं। लेकिन जगह जगह पर सूचना पट्ट डले होते हैं जिनसे ये जानकारी मिल जाती है कि किस तरफ जाना है। ह्वेनसांग लिखते हैं कि कसाई, जल्लाद और सफाई करने वाले लोग नगर से बाहर की तरफ अपनी बस्तियां लगाते हैं और ये लोग सड़क पर बाईं ओर चलते हैं। घरों की संरचना। ह्वेनसांग लिखते हैं कि घरों की दीवारें ईंट की बनी हुई होती हैं। जो बरामदे होते हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं। इन बरामदों के ऊपर चूना या गारा लेप करके उसके ऊपर छप्पर या फिर खपड़े से उसको छा दिया जाता है। कई बार लकड़ी के तख्तों से भी ऊपर का हिस्सा छा दिया जाता है। ह्वेनसांग लिखते हैं कि घरों की पुताई के लिए दीवारों पर चूना या मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है जिसके साथ में गोबर मिक्स कर दिया जाता है। किसी किसी ऋतु में इन दीवारों के पास फूलों से सज्जा भी की जाती है जिससे कि बहुत अच्छी सुगंध आती है। लोग बड़े शालीन हैं। पोशाक। ह्वेनसांग लिखते हैं कि भारत के लोग सफेद रंग के वस्त्र ज्यादा पसंद करते हैं। रंगे हुए वस्त्र और सिले हुए वस्त्रों का आदर बहुत कम है। पुरुष लोग अपने शरीर के मध्य भाग में कपड़े को लपेट करके दाईं तरफ उसे बांध करके लटका लेते हैं। स्त्रियां बहुत लंबे वस्त्र पहनती हैं जो जमीन तक लटकते हैं और उनके कंधे ढके हुए होते हैं। ह्वेनसांग ये भी लिखते हैं कि स्त्रियां अपने सिर पर छोटा जूड़ा बांधती हैं और जो बाकी के बाल बचे हुए होते हैं उनको दोनों ओर कंधों के फैला लेती हैं। उत्तर भारत के ठंडे प्रदेशों में लोग शरीर से चिपटे हुए वस्त्र पहनते हैं। अपने गले में लोग फूलों के हार या फिर रत्नों से जड़े हुए हार पहनते हैं। कई सारे लोग अपने कान छिदवाते हैं। पुरुष अक्सर टोपी पहनते हैं और बालों की सज्जा का भी रिवाज है। लोग बालों की सज्जा करने के लिए इसमें फूलों के गजरे लगा लेते हैं। कई सारे पुरुष अपनी मूंछ मुंडवा लेते हैं। कुछ लोग अपनी दाढ़ी का रंग सफेद करा लेते हैं तो कुछ दूसरे लोग अपनी दाढ़ी का रंग लाल, हरा या नीला भी करा लेते हैं। बहुत सारे धनाढ्य लोग विशेष रूप से अपने कानों में ईयर रिंग्स पहनते हैं जिनमें कीमती रत्न जड़े हुए होते हैं।
इसके आगे ह्वेनसांग लिखते हैं कि यहाँ के लोग पैरों में जूते या फिर खड़ाऊं नहीं पहनते हैं। यहाँ पे उसका रिवाज नहीं है। उठने बैठने के लिए लोग चटाई का इस्तेमाल करते हैं। चटाई का साइज हमेशा ही सेम रहता है, अर्थात एक जैसा रहता है, लेकिन जो अमीरों के आसन होते हैं उसमें रत्न जड़े हुए होते हैं। जो राजा की गद्दी होती है वो थोड़ी सी ऊंची होती है जिसमें रत्न जड़े हुए होते हैं और इसे सिंहासन कहा जाता है। पवित्रता। ह्वेनसांग लिखते हैं कि यहाँ के लोग अपनी पवित्रता का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। भोजन करने से पहले हर व्यक्ति स्नान जरूर करता है। भोजन मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या फिर धातु के बर्तनों में पकाया जाता है। अगर मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बर्तनों का इस्तेमाल किया गया है तो उन्हें ये लोग दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं। पत्थर के बर्तनों को भी एक बार इस्तेमाल के बाद तोड़ दिया जाता है। सोने, चांदी और तांबे के बर्तनों को मांजकर दोबारा प्रयोग में लाया जाता है। ह्वेनसांग ये भी लिखते हैं कि शौच जाने के बाद ये लोग हमेशा ही स्नान करते हैं, भले ही वो लघु शंका ही क्यों ना गए हुए हों। खाने के पहले और बाद में कुल्ला करने का रिवाज है और नहाने के बाद शरीर पर केसर या चंदन जैसे पदार्थों का लेप किया जाता है जिससे सुगंध आती है। लिपि और इतिहास लेखन। ह्वेनसांग लिखते हैं कि यहाँ की लिपि का आविष्कार ब्रह्मा जी ने किया है और ये उसी काल से चली आ रही है। इसमें 47 अक्षर हैं और हर एक अक्षर से जुड़ी हुई एक ध्वनि होती है। जो पूरी लिपि है वो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड अर्थात सुसंबद्ध है। यहाँ पे इतिहास लेखन के लिए एक अलग ही विभाग है। हर नगर या फिर क्षेत्र में एक ऑफिस या दफ्तर होता है जहां पर जो भी आकस्मिक घटनाएं, अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं उनका लेखा जोखा रखा जाता है। ये सब कुछ एक साथ में जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार इतिहास बनता है जिसे नीलोपित कहा जाता है। नीलोपित में हर साल की आकस्मिक घटनाओं, अच्छी और बुरी बातों सबका ही वर्णन होता है जिसे भविष्य में पढ़ा और देखा जा सकता है। माप तोल की इकाइयां। ह्वेनसांग लिखते हैं कि यहां पर दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई योजन होती है और सबसे छोटी इकाई ताम्रजल होती है। इस प्रकार ये लोग छोटी से छोटी चीज का भी मापन कर लेते हैं। इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है। अगर आप इस दूरी को मापने की इकाई के बारे में ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें बताना ना भूलें। फिर मैं मिलूंगा आगे किसी ऐसी ही जानकारी के साथ या किसी किस्से कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।